बॉर्डर 2 बाबा मैं तो रहा नहीं। तो मेरी जवानी जी लेना। क्या ये किसी विवाद का जवाब थी या अंदर मनोज मुंतशिर की दबी हुई कोई चीख? ये तो सच है, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही नहीं। रहे कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। इसमें पर्सनल ये था कि वो राम मैं भी हो सकता था। इस गीत में एक स्टैंजा और भी था। आज मैं पहली बार कहीं पब्लिकली वो अंतरा बताता हूँ जो कि बॉर्डर 2 में नहीं गई। बॉर्डर 2 जी। और बॉर्डर 2 में वो एक लाइन की, बाबा मैं तो रहा नहीं तू मेरी जवानी जी लेना। क्या ये किसी विवाद का जवाब थी या अंदर मनोज मुंतशिर की दबी हुई कोई चीख जो चाहती थी कि हर एक इंसान को झकझोर दे, वो हर कोई जो मुझसे जुड़ा हुआ था उसको ये लाइन महसूस हो जाए? क्योंकि ये गाना जब आया तो उस वक्त कुछ महसूस हुआ। जी वे गाना इस अंतरे में, इस हिस्से में खत्म हो रहा था तो ये महसूस हुआ मुझे, वरना तेरी मिट्टी का कंपैरिजन चलता था कि इससे आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। बट यहां जब हम पहुंचे तो सब हम भूल गए थे, एक नए सिरे से हम आपको बेहतर होते देख रहे थे। क्या था ये? एक आपकी असलियत होती है, आपके अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, आप उसको जेनेटिक कोडिंग कह लें, जो आपको डिफाइन करती है। अगर कभी ऐसा होता है कि जो आपकी एक्चुअल जेनेटिक कोडिंग है उससे मिलता जुलता आप काम भी करने लग जाएं, आपको वो मौका भी मिले, आपको प्रकृति वो मौका लाके दे दे, तो कुछ चमत्कार हो जाता है। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास 3 साल की 2.5 साल की मेरी तस्वीरें हैं जहाँ मैं जय हिंद कर रहा हूँ, जहाँ मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। मुझे वर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती थी हमेशा, और मुझे फौजी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं कहीं भी देख लूँ मैं रुक जाता था। ये मेरी बचपन से किस्से हैं। कभी मेरी माँ के साथ अगर आप एक पॉडकास्ट करें तो वो आपको सुनाएंगी कि मैं चिल्लाने लगता था अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूँ बस में। मैं जिद करता था कि मुझे बस से उतारो, मुझे इनसे शेक हैंड करना है। ये मैं था बचपन से। शायद ये एक वजह है कि जब भी मुझे मौका मिला कि मैं वर्दियों के सम्मान में कुछ लिख पाऊँ तो मैंने अपनी आत्मा ही निकाल के रख दी। बट इसमें पर्सनल टच भी था, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पर दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी। सो ये देशभक्ति था, ये भावना था, लेकिन इसमें एक मनोज भी था। अब वो जानबूझकर था या हो गया, या जिस हम जोन में होते हैं वहां से कुछ वैसा रस्सा निकल जाता है। हाँ, ये तो सच है। ये सच है कि शायद मिट्टी के बेटे इसका आखिरी अंतर की बार लाइन पढ़ के सुनाइए। मैं आता हूँ उस पर। मैं एक बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे एक दोस्त का जो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े संगीतकार हैं, मिथुन का। मिथुन शर्मा मेरे फेवरेट कंपोजर, हम सब के। तो मिथुन से मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा आपका रिश्ता अब दोस्ती का है, लेकिन पहला रिश्ता जिस तरह से मैं आपको जानता हूँ वो फैंडम का है। मैं पहले आपका फ़ैन हूँ, बाद में आप मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो, बात की बात है। हम साथ में काम, हमने बहुत सारे गाने साथ में किए। मिथुन शायद इस वक्त इस देश के मुट्ठी भर कंपोजर्स में से होंगे जो कविता को कंपोज कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। वाह। टेक्निकल लग सकती है सुनने में, लेकिन ड्यू देना पड़ेगा आपको। सारे संगीतकार इस देश के और बड़े बड़े, उनकी अपनी खूबियां हैं और बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि वो एक धुन दें, उस धुन पे आप लिखो। ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, ये तरीका है लिखने का। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है आपका मुखड़ा हम ले लेते हैं, लेकिन सिनेमा के मुखड़े ना बड़े एक ख़ास तरह से लिखे जाते हैं, फिल्मी होते हैं, वो आपको देखने में ही लग जाता है। जैसे कविता कहते हैं, नज़्म कहते हैं, शायरी कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, उसे कंपोज करने का गट्स कोई नहीं दिखाता। सिर्फ एक इंसान है जो खड़ा हो जाता है कि मनोज जी आप मुझे कुछ पोइट्री करके दो, मुझे नहीं देनी आपको कोई धुन, मुझे नहीं बांधना है आपको। तो इस गीत के लिए भी मिथुन ने सबसे पहले मुझे ये बोला कि मनोज जी मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, आप सोचो ना आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या रिएक्शन है आपका इस फिल्म की कहानी सुन के, बॉर्डर। और हमारे डायरेक्टर अनुराग सिंह, जिनके साथ इतने सालों बाद, पिछली फिल्म मैंने उनके साथ केसरी की थी और उसका गीत अमर हो गया, तेरी मिट्टी। इतने साल अनुराग ने फिल्म नहीं बनाई, वरना मेरा करियर कहीं और पहुंच चुका होता। इतने साल बाद उन्होंने फिर बनाई बॉर्डर, और फिर हम साथ बैठे। तो ये पूरी पोइट्री पहले लिखी गई। क्या मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे।
जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला था चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे। आज मैं आपके साथ हूँ, मुझे एक और वाकया याद आ रहा है जो मैंने आपके पहले कहीं नहीं बोला है। इस गीत में एक स्टैंजा और भी था, क्योंकि जब अनुराग कहानी सुनाते हैं बहुत पैशनेट तरीके से सुनाते हैं। तो आपने फिल्म देखी है, आपको वो चरित्र याद होगा जो दिलजीत दोसांझ की बहन का था। बड़ा प्यारा रिश्ता था, और वो हमेशा वरुण का जो चरित्र था उससे कहती थी कि मुझे तुमसे राखी में कुछ नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी मैं मांग लूँगी। और आखिर में सिर्फ जब शहादत होती है दिलजीत की, तो वो कहती है मुझे मेरा भाई दे दो ना। इस चीज़ ने मुझे तड़पा दिया था, इस सीन ने तड़पा दिया था। तो एक अंतरा हमने लिखा था जिस पे मैं, मिथुन, अनुराग, हम सब रोए हैं, लेकिन हम वो फिल्म में नहीं डाल पाए क्योंकि हमारे पास फिल्म में जगह नहीं बची। ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया था दिखाने के लिए। आज मैं पहली बार कहीं पब्लिकली वो अंतरा बताता हूँ, वो लाइनें क्या थी जो कि बॉर्डर 2 में नहीं गई। भैया तुझको ताने देगी बहना इस खुदगर्जी पे, भैया तुझको ताने देगी बहना इस खुदगर्जी पे, मेरी डोली उठी नहीं और लेट गया तू अर्थी पे। रोते हैं राखी के धागे, तोड़ दिए क्यों तूने वादे, मेरी जान के बदले कोई मेरा चांद सा भाई ला दे। हम जब राखी बंधवाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे। और जिस आखिरी अंतरे की आपने बात की शुभंकर, वो कभी फिल्म में नहीं था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिल्म में। गाना पूरा हो चुका था, गाना कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो कभी खुश नहीं होते। ये उनकी प्रॉब्लम है। शिकायत कर रहा हूँ मैं उनकी, आपसे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर साहब सारा गाना ख़त्म होने के बाद सबको गाना बहुत पसंद आ गया। सनी पाजी से लेके दिलजीत तक, वरुण तक, सब मिट्टी के बेटे के दीवाने, भूषण कुमार जी। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब एक दिन बैठे बैठे मुझे कह रहे हैं, यार आपको पता है सर, हमारी पिक्चर में ना एक कैरेक्टर है, उसका नाम है राम। मैंने कहा अच्छा। वो दिए की हिफाजत करता हुआ बलिदान हो गया, क्योंकि उसने कुछ गांव वालों से वादा किया था कि ये दिए बुझने नहीं दूंगा मैं। तो वो दिए बचाते बचाते उसके ऊपर एक शेल गिरती है एंड ही डाइज, वीरगति को प्राप्त हो गया दिए बचाते हुए। मैंने कहा तो नहीं सर, मैं तो आपको खाली बताना चाह रहा था कि राम है, दिया है, आपके मन में कुछ आए तो बस। और ये चले गए। समटाइम्स यू आर टच्ड बाय डिविनिटी। ये लाइनें मैं समझता हूँ कि मैं इनका अगर क्रेडिट ले पाता तो ज़रूर लेता। अनुराग का इधर जाना और उधर अगले 1 से 1.5 मिनट में मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आना और मैंने लिखा, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। इसमें पर्सनल ये था कि वो राम मैं भी हो सकता था, जो कभी लौट के नहीं आया, जिसे उसकी अयोध्या वापस मिली ही नहीं। और मैं उसी मुहाने पे खड़ा हुआ था बॉर्डर के पहले कि पता नहीं कभी मेरे लिए फिर से दीप जलेंगे कि नहीं जलेंगे, पता नहीं कभी फिर से मेरे स्वागत में पलकें बिछाई जाएंगी कि नहीं, फिर से वो सब होगा जिसकी मुझे कभी आदत पड़ चुकी थी। सो दिस अंतरा वॉज पर्सनल, यू आर राइट। कि देशभक्ति की भावना थी, लेकिन इंसान कई बार जिस स्टेट ऑफ माइंड में होता है उसकी झलकियां दिख जाती है जी। चलिए 2 खुराफाती सवाल करता हूं मैं फैंस के लिए, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। एक थ्योरी ये आई थी, आई डोंट नो कितना सच कितना फसाना, जावेद साहब ने कहा कि मैंने इस फिल्म में गाने लिखे नहीं, मुझे क्रिएटिविटी मर गई है, नए सिरे से राइटिंग नहीं हो रही है, वही रिपीटेटिव हो रहा है। मेरे कुछ इनसाइडर दोस्तों ने मुझे बताया, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि इस फिल्म के लिए जावेद साहब को भी अप्रोच किया गया था, उन्होंने भी कुछ लिखा था, लेकिन फिर किसी ने कहा कि आपकी राइटिंग को सेलेक्ट किया गया था। ये बहुत, और ये किसी फालतू इंसान ने नहीं बताया था मुझे, ये किसी विश्वसनीय इंसान ने, क्योंकि इस फिल्म से काफ़ी मैं भी जुड़ा रहा, काफ़ी लोगों से उठता बैठना रहा मेरा। क्या ये सच है?
कि बॉर्डर 2 के लिए जावेद साहब को भी लिखने को दिया गया, लेकिन मनोज जी की राइटिंग को प्रेफरेंस दी गई थी? मैं कहूँ तो ये पार्शियल सच है, और पार्शियल सच ये है कि जावेद साहब को बिल्कुल ये कहा गया कि आप इस फिल्म के गाने लिखें, ख़ासतौर से वो गीत लिखें जो कि आपके ही हैं, जो ओरिजिनली आपके हैं। बाकी गाने मैं शुरू से लिख रहा था। तो बॉर्डर जब अनाउंस हुई है तब से बॉर्डर के गीत लिखने के लिए मैं ही था ऑन बोर्ड, लेकिन क्योंकि संदेशे के बिना तो बॉर्डर बन नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है कि वो गीत भी लिखना है। और वो गीत लिखना क्यों है, वैसे का वैसा क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इस फिल्म की सिचुएशंस अलग थी। तो ये गीत इसलिए दोबारा लिखना ज़रूरी था क्योंकि इस फिल्म में ऐसी सिचुएशंस थी जो पिछली बॉर्डर में नहीं थी, जो ओरिजिनल बॉर्डर थी। तो जावेद साहब के पास गए हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, और मुझे ऐसा बताया गया, क्योंकि मैं तो इसका कोई फर्स्ट हैंड मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया वो ये था कि जावेद साहब ने कहा कि मैं एक गीत को दोबारा नहीं लिखता, और वो जब लिख दिया तब लिख दिया। अब मैं दोबारा उन गलियों से नहीं गुजरना चाहता। कुछ नया लिखना हो तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं पुराना, जो कि बड़ी एक सम्मान की चीज़ है, वो इतने बड़े जीनियस हैं। मैं अगर दुनिया में कुछ लोगों की वाकई इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि मेरा सर नहीं उठता उनके आगे, तो उनमें एक जावेद साहब। तो उन्होंने लिखा नहीं था? मतलब मैं नहीं जानता, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं कि उन्होंने कुछ लिखा था। मुझे यही बताया गया कि उन्होंने नहीं लिखा। ओके। उन्होंने नहीं लिखा तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ उन्होंने छोड़ी दी, जो उन्होंने मैदान खाली कर दिया, तो मुझे भी कोई गिल्ट नहीं थी। मुझे गिल्ट उस वक्त होती जब जावेद साहब का गाना मैं रिक्रिएट कर रहा होता उनके होते हुए, और वो आज भी शानदार लिखते हैं। हाँ, मतलब ही इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। मैं ये जो गीत हमने अभी किया, घर कब आओगे, मैं तड़प के रह गया इसलिए कि काश ये जावेद साहब दोबारा लिखते तो इन सिचुएशंस पे क्या अंतर लिखते। तो एक स्टूडेंट के तौर पे, एक तालिबे इल्म के तौर पे मेरा तो नुकसान हो गया। मैं तो चाहता था कि जावेद साहब लिखें, तो उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है ना लिख के, और मजबूरन मुझे लिखना पड़ा। अब जिन सिचुएशंस के लिए लिखना पड़ा, मेरे सामने एक चैलेंज ये था कि पहली चीज़, जिस दिन मैं, मिथुन और अनुराग और भूषण कुमार जी हम बैठे हैं, हमने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी है कि हमें जावेद साहब से ज़्यादा कुछ बढ़िया लिख के दिखा देना है। वो हमारा स्ट्रगल ही नहीं था। हमारा स्ट्रगल था कि हमारे पात्र, हमारे चरित्र क्या बोल रहे हैं, इनके लिए जो कहना है वो कह दो। तो आप देखें जो विशाल का अंतरा है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई इतना तो अच्छा लिखा हुआ था, आप उसी को यूज़ कर लेते, सेम लिरिक्स यूज़ कर लेते। नहीं कर सकते थे। विशाल का अंतरा जो है, विशाल मिश्रा जी का चरित्र है वरुण धवन का। वरुण धवन की शादी हुई है नई, और दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। ये सब छोड़ के वो सरहद पे आ गए हैं। तो उनके लिए हमने लिखा कि ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगे हैं दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। कान की बाली ने, आम की डाली ने, और पूछा है चौथ की थाली ने कि घर कब आओगे। तो ये सिचुएशन नहीं थी हमारे सामने। जो दिलजीत दोसांझ का अंतरा था, आप वो स्टंजा सुने, वहाँ सिचुएशन नहीं। उनका फेवरेट है वाला जी, दिलजीत वाला। ये पूछो आंखों के छलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। ये पूछो आंखों के छलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। मैं पीछे छोड़ आया दुआएं करती माँ, कि उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौट आना, मैं रास्ता देखूंगी मुझे न तड़पाना। तरसती यादों ने, अधूरे ख्वाबों ने, और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे। तो ये सब दोबारा लिखना पड़ा, लेकिन शायद जावेद साहब लिखते तो इससे बेहतर लिखते। एक थ्योरी सर और आती है कि जो तेरी मिट्टी के बेटे गाना था, ये इनिशियली शायद अरिजीत सिंह गाने वाले थे, ये लॉक था, लेकिन फिर संदेश से आते का जो वर्जन था घर कब आओगे, वो मार्केट में आया, और उस गाने में सोनू निगम साहब की बहुत तारीफें हुई क्योंकि उन्होंने पिछले वाले से भी शायद ज़्यादा बेहतर गाया था। ये मार्केट रूमर से बता रहा हूँ, आप वेरीफाई कर देना। और फिर अरिजीत वाला हिस्सा लोगों ने कहा कि वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम अरिजीत सिंह, समवन इज अ लिविंग लेजेंड, हम ज़्यादा थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए मिट्टी के बेटे चला गया सोनू निगम के पास। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें 70% तो मैं यकीन करता हूँ सच्चाई है, जो मुझे पता है। आप बाकी वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकता कि
जब हम एक गाना बनाते हैं तो हम बहुत सारे नाम कंसिडर बट करते हैं। इज इट ट्रू कि अरिजीत सिंह कंसीडर किया गया था? बिल्कुल कंसिडर किया गया था, मिट्टी के बेटे। बिल्कुल। और इतने कमाल के सिंगर हैं अरिजीत सिंह। मैं आपको बताऊं, हमने अरिजीत सिंह को भी कंसिडर किया था। एक लहक मेरे मन में कई बार थी और मिथुन के मन में भी थी, विशाल मिश्रा कैसे रहेंगे इस गाने के लिए। फिर हमने ये सोचा कि इसमें मल्टीपल आवाज़ें रखते हैं, लेट देयर बी सोनू जी, लेट देयर बी अरिजीत, लेट देयर, जैसे हमने संदेशे किया था। हाँ। तो ये सब प्रोसेस से हम गुजरे हैं, लेकिन इनसे गुजरते गुजरते हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सोनू जी को जब हमने डब किया तो उन्होंने पता नहीं एक नई चीज़ साबित कर दी कि वो अब ज़्यादा नए हैं। तो वो ये सोनू निगम जो अर्ली 2000 में जिनको हम जानते थे, और इस बात के लिए शायद मुझे वो डांट भी दें, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि मुझे ये वाला सोनू निगम चाहिए। वो सोनू निगम तो था लिविंग लेजेंड, उसको तो पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। अब क्या ही मैं बोल दूंगा जो उनकी शान में कोई इजाफा कर देगा। ये क्या नए वाले सोनू निगम में क्या बेहतर है? एक्सप्रेशंस। वो इसलिए भी क्योंकि वो जो दौर था, जब अर्ली 2000 की बात आप करते हैं, तो वहाँ सिनेमा बहुत लाउड हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि आपको तो सिनेमा के साथ ही ताल मिलानी है ना, आप ऐसा थोड़ी अलग से कुछ गा के निकल जाएंगे। तो सोनू जी वहाँ ज़्यादा इमोट करते थे, जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी कैरेक्टर्स की, हमारी फिल्मों की। ये थोड़ा सा सटलिटी का दौर है। इस सटलिटी के दौर को उन्होंने इतनी खूबसूरती से समझा है, इतने अच्छे से समझा है कि भैया जो नई फौज है सिंगर्स की, दे शुड लर्न फ्रॉम दैट लेजेंड। तो कौन सा गाना सोनू निगम का बीते कुछ सालों में आपको बहुत दिल पे छू गया? मुझे पापा मेरी जान बहुत अच्छा लगा। मेरे जुबान पे ही गाना था। बहुत ज़्यादा। उन्होंने अभी जो आमिर जेतोबा का जो उनका जो वर्जन था, मेरे rendition, ढोलना। वाह मेरे ढोलना, क्या सुंदर गाया उन्होंने।